हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ अनिल कुमार वर्मा फ्रॉम इंडियन स्कूल लोसल सॉल्यूशन चैप्टर की 5th सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आपको पहले से अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जो आज हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, तो कौन कौन से टॉपिक है सबसे पहले हम उसका चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चे वीडियो को पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको नोट कीजिए, ताकि आपको पहले से पता रहे कि अब कौन सा टॉपिक आने वाला है। तो स्क्रीनशॉट करने के बाद में हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए कि आज हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं। तो 4th वीडियो में मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था। क्वेश्चन क्या था कि हमें इसमें कंपेयर करना था फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड में किसको लेकर, जालक ऊर्जा यानी कि लैटिस एनर्जी को लेकर। फिर आज हम नया टॉपिक स्टडी करेंगे वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर। फिर है ठोस विलय का वाष्प दाब पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट ऑन वेपर प्रेशर, राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ, द्रव विलयन का वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो एक एक टॉपिक की हम स्टडी करते हैं। तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। तो फर्स्ट पॉइंट अपना है फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड में जालक ऊर्जा की तुलना यानी कि लैटिस एनर्जी में कंपैरिजन करना। तो 11th क्लास से रिलेटेड है। तो FeO वर्सेस Fe2O3 फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। तो लेसन नंबर 4 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग में हमने क्या पढ़ा था कि धनायन पर धनावेश की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उसकी जालक ऊर्जा यानी कि लैटिस एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी, यानी कि कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी लैटिस एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। तो देखिए फेरस ऑक्साइड में आयरन है, जो इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और फेरिक ऑक्साइड में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं तो इसकी चर्चा तो हम 11th क्लास में करके आ चुके हैं। फिर भी अगर कुछ बच्चों को नहीं आता है तो देखिए जिसकी हमें कैलकुलेशन करनी है उसका हमने क्या इमेजिन किया, X प्लस ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीजन स्टेट क्या रहता है -2 और टोटल जो न्यूट्रल उदासीन यौगिक है, न्यूट्रल कंपाउंड है, अगर उनके एलिमेंट का अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर का सम करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो x प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई +2। इसी तरह यहाँ पे एक आयरन का हमने x माना है, तो दो आयरन कितने हो गए बेटा, 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 = 0। 2x प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, -6 = 0। 2x = 6, x = 6/2, x = +3। क्लियर। तो अभी हमने बताया था कि कैटायन पर यानी कि धनायन पर धनावेश की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उसकी जालक ऊर्जा भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी बच्चे कि फेरस ऑक्साइड में आयरन पर धनावेश की मात्रा कितनी है +2 और जबकि फेरिक ऑक्साइड में धनावेश की मात्रा कितनी है, पॉजिटिव चार्ज कितना है +3। तो इसका मतलब अगर इन दोनों में हम कंपेयर करें तो ज्यादा जालक ऊर्जा किसकी होगी, फेरिक ऑक्साइड की। क्लियर बच्चों, ठीक है। तो हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर। वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर। तो पहली चीज तो यहां पे वाष्प, तो हमें वाष्प यानी कि वेपर किससे मिलेगी, हमें वाष्प उसी घटक से मिलेगी जो वाष्पित हो सकता है, यानी कि ऐसा कंपोनेंट जो वोलेटाइल नेचर का होगा वही वाष्पित होगा, उसी में इवेपोरेशन होगा। तो देखिए अगर हम एक ऐसा सॉल्यूशन लें जिसमें हमने केवल क्या डाल रखा है बेटा, वाष्पशील घटक यानी कि वोलेटाइल नेचर का कंपोनेंट। ठीक है। इस समय ये बीकर ओपन है, ओपन सिस्टम है। तो देखिए
तो सामान्य कमरे के ताप पर यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी अगर हम इस लिक्विड को वाटर मानते हैं, जल मानते हैं, तो जल भी सामान्य कमरे के ताप पर क्या होता है, वाष्पित होता है, उसमें वेपोराइजेशन प्रोसेस होती रहती है। तो जैसे जैसे वेपोराइजेशन प्रोसेस होगी तो यहाँ पे वाटर का वॉल्यूम क्या होता जाएगा, इसमें डिक्रीज होता जाएगा, यानी कि जल के आयतन में क्या आने लगेगी, कमी आने लगेगी। तो यहाँ पे इस खुले पात्र में यानी कि इस ओपन सिस्टम में कौन सी क्रिया चल रही है, वाष्पीकरण, यानी कि इवेपोरेशन। क्लियर। अब क्या कोई ऐसा तरीका है कि ये जो भी वेपर है, जो भी वाष्प है, उसको हम इकट्ठा करके हम वापस से इस सिस्टम में डाल दें? नहीं। वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के अणु वाष्पित होकर पात्र से बाहर आने लगते हैं, यानी कंटेनर से बाहर आने लगेंगे। लेकिन सपोज कीजिए अगर हमने इसको क्लोज सिस्टम में यानी कि एक बंद निकाय में परिवर्तित कर दिया, हमने इसको ढक दिया, ठीक है, तो वाष्पन की क्रिया यानी कि वेपोराइजेशन की प्रोसेस तो अभी भी हो रही है, लेकिन जो वेपर है यानी कि जो वाष्पित कण हैं वो इस पात्र से बाहर नहीं जा पाएंगे। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, जो वेपर पार्टिकल है यानी कि वाष्पित कण है वो आपस में टकराएंगे, यानी कि इनका आपस में क्या होगा, कोलिजन होगा, ठीक है, या फिर कंटेनर की जो सरफेस है, इंटरनल सरफेस, उससे टकराएंगे, यानी कि जो कण है, जो वाष्पित कण है वो पात्र की दीवार से टकराएंगे, ठीक है। तो टकराने की इस प्रक्रिया में एक प्रक्रिया और स्टार्ट हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं संघनन। क्या बोलेंगे, संघनन, यानी कि कंडेंसेशन। क्लियर। तो वाष्पीकरण में क्या होता है, द्रव किस्म में चेंज होता है, वाष्प में चेंज होता है, और संघनन में क्या होता है, जो वाष्प है, जो गैसीय प्रावस्था कण है वो द्रव प्रावस्था में कन्वर्ट होते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस क्लोज सिस्टम में दो अपोजिट प्रोसेस वर्क करना स्टार्ट कर देंगी, एक है इवेपोरेशन और एक है कंडेंसेशन, यानी कि एक तो है वाष्पीकरण और एक है संघनन, ठीक है। तो जब किसी बंद निकाय में, जब किसी क्लोज सिस्टम में दो अपोजिट प्रोसेस यानी कि दो विपरीत प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाती है तो वहां पे संभावना आ जाती है साम्यावस्था की, यानी कि इक्विलिब्रियम की। तो यहाँ पे एक स्थिति ऐसी आएगी कि संघनन की दर वाष्पीकरण की दर के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। तो अब यहां पे परिभाषा बनेगी वाष्प दाब की, ठीक है। सपोज कीजिए कि इस समय ये सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, यानी कि साम्यावस्था में है। तो इस साम्यावस्था पर यानी कि इस इक्विलिब्रियम फेज पर वाष्प प्रावस्था के कणों द्वारा यानी कि वेपर फेज के पार्टिकल द्वारा जितना लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर लगाया जाएगा वही प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर। क्लियर। साम्यावस्था पर, साम्यावस्था का मतलब क्या है, ऐसी इस सिस्टम में ऐसी अवस्था जिसमें वाष्पीकरण की दर संघनन की दर के बराबर हो जाती है। तो इस अवस्था में वाष्प के कण द्वारा द्रव प्रावस्था की सतह पर डाला गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है, यानी कि जो वेपर फेज के पार्टिकल हैं इक्विलिब्रियम फेज में इस लिक्विड की सरफेस पर जितना प्रेशर अप्लाई करते हैं उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। क्लियर बच्चों। तो अब ये चीज ध्यान रखिए, जब हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो वेपर प्रेशर कभी भी ओपन सिस्टम में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इस लिक्विड की जो वेपर है वो तो इस सिस्टम से बाहर आ रही है, प्रेशर कहां पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर की स्टडी कहां करेंगे हम, जब सिस्टम कैसा होगा, क्लोज होगा। दूसरी चीज, वेपर प्रेशर की बात कहां करनी है, केवल उन घटकों के लिए करनी है जो वाष्पित हो सकते हैं, जो वोलेटाइल नेचर के कंपोनेंट होते हैं, जो वेपर फेज में आ सकते हैं। केवल वेपर प्रेशर की बात हम उन्हीं कंपोनेंट के लिए करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया वाष्प दाब। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ठोस विलय का
वाष्प दाब पर प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट है ठोस विलय का वाष्प दाब पर प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट ऑन वेपर प्रेशर। ठीक है जी। तो अब हमारे माइंड में चलना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा विलयन है जिसमें जो सॉल्वेंट है, जिसमें जो विलायक है वो तो द्रव अवस्था में यानी कि लिक्विड में है, और जो विलय है वो है ठोस अवस्था में यानी कि सॉलिड फेज में है। फॉर एग्जाम्पल H2O + NaCl। तो इस सॉल्यूशन को हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर? तो अब देखिए, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जब किसी ठोस विलय को द्रव विलायक में डाला जाता है तो वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये वो पहले से आंसर दिया था आपको कि क्या कारण है कि ठोस विलय को द्रव विलायक में डालने पर वाष्प दाब में कमी आ जाती है। तो देखिए बच्चों, जैसे कि हमारे पास द्रव विलायक है यानी कि लिक्विड सॉल्वेंट है, द्रव विलायक यानी कि लिक्विड सॉल्वेंट। अब इसमें हमने क्या डाला हमने सॉलिड सॉल्यूट यानी कि ठोस विलय। जैसे कि आपने जल के अंदर क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। H2 में आप NaCl डिसोल्व कर रहे हो। तो देखिए, जो वाष्पीकरण है, इवेपोरेशन जो प्रोसेस है वो क्या है, एक सरफेस प्रोसेस यानी कि पृष्ठीय परिघटना है ये। ठीक है? तो देखिए, मान लीजिए कि अगर हमारे पास यहाँ पे केवल जल के अणु हैं तो सबसे पहले वाष्पित होने वाला अणु कौन सा होगा, जो पृष्ठ पर है, जो सतह पर है, जो आपको ऊपरी सतह पर नजर आ रहे हैं, केवल वे ही अणु वाष्पित होंगे। अब आपने क्या किया, इसमें एक अवाष्पशील घटक, देखिए जो जितने भी ठोस अवस्था के जो घटक होते हैं वो कैसे होते हैं, अवाष्पशील। जब किसी अवाष्पशील यानी कि नॉन वोलेटाइल नेचर के सॉल्यूट को अगर आपने लिक्विड सॉल्वेंट में डाल दिया तो जो सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, इस लिक्विड की सरफेस पर क्या बनाएंगे, अपनी एक लेयर बनाएंगे। तो उस लेयर बनने से क्या हुआ, लेयर बनने से क्या होगा बेटा, इस लेयर बनने से जो सरफेस पर हैं, जो सरफेस पर जो लिक्विड मॉलिक्यूल है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, उनके नंबर कम हो जाएंगे, वेपोराइजेशन की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब है किसी ठोस विलय को द्रव विलायक में मिलाने पर यानी किसी सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्यूट में डिसॉल्व करने पर वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब इसलिए कम हो जाता है क्योंकि वाष्पीकरण की दर में यानी कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिक्रीज होने लगती है, वाष्पीकरण की दर में कमी आने लगती है। क्यों आने लगी, क्योंकि वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेनन, यानी कि वाष्पीकरण एक पृष्ठीय परिघटना है। तो पृष्ठ का अधिकांश भाग किसने घेर लिया, सॉलिड सॉल्यूट ने। ठीक है, तो उस स्थिति में पृष्ठ पर वाष्पशील घटकों की संख्या में कमी आ जाती है, यानी कि वोलेटाइल नेचर के जो कंपोनेंट है उनके नंबर कम हो जाते हैं, जिसके कारण वेपोराइजेशन की रेट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और रेट ऑफ वेपोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण की दर जब कम होगी तो स्वाभाविक है वाष्प दाब में भी क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है राउल्ट का नियम यानी कि राउल्ट्स लॉ। राउल्ट का नियम, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने हेनरी का नियम पढ़ा था। तो ध्यान रखिए, हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम एक जैसा है, लेकिन हेनरी का नियम है वो गैसों के लिए अप्लाई होता है, लेकिन राउल्ट का नियम वो वाष्पशील घटकों के लिए अप्लाई होता है, यानी कि जो वोलेटाइल नेचर के कंपोनेंट है केवल उसके ऊपर ही अप्लाई होता है। हेनरी का नियम भी क्या कहता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X, ये भी हेनरी का रिलेशन है। राउल्ट का रिलेशन भी यही है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X, लेकिन हेनरी लॉ में P यहाँ पे है गैसियस प्रेशर, जबकि राउल्ट लॉ में यहाँ पे P क्या है, वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब। राउल्ट का नियम क्या है,
राउल्ट का नियम है स्थिर ताप पर वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो नियम क्या है? स्थिर ताप पर वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, यानी कि partial vapor pressure of volatile compound directly proportional its mole fraction at constant temperature। ठीक है, तो अब देखिए कि मान लीजिए भाई कि हमारे पास एक वाष्पशील घटक है, यानी कि वोलेटाइल नेचर का कंपोनेंट है, ठीक है, जो लिक्विड फेज में है। तो अब यहां पे इस कंटेनर में केवल ये अकेला है, प्योर फेज में है। तो प्योर फेज में जो इसका वेपर प्रेशर होगा उसको हम क्या सिंबल देंगे? P0। ठीक है, अब इसमें आपने कोई कंपोनेंट A, B, X, Y, Z कुछ भी आपने इसमें ऐड कर दिया, तो अब ये बन चुका है सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब ये जो कंपोनेंट है ये प्योर फेज में नहीं रहा है। प्योर फेज में तो कब रहेगा? जब ये इस कंटेनर में अकेला होगा। ठीक है, अब आपने कोई भी कंपोनेंट इसमें ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। ठीक है, अब उस सॉल्यूशन में जो भी इसका वेपर प्रेशर होगा उसका सिंबल P0 नहीं होगा। जो भी आपने कंपोनेंट से कोई भी आपने सिंबल दे दिया, X, Y, Z कुछ भी दे दिया, तो इसका हो जाएगा PZ। क्लियर? तो राउल्ट का नियम केवल और केवल किस पर अप्लाई होता है? जो घटक वाष्पशील प्रकृति के होते हैं, यानी कि जो घटक वोलेटाइल नेचर के होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे का टॉपिक क्या अपना। तो आगे अपना टॉपिक है द्रव विलयन व उसका या द्रव विलयन का वाष्प दाब, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि एक ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन, एक ऐसा द्विअंगी विलयन है जिसमें दोनों ही घटक यानी कि विलय और विलायक द्रव प्रावस्था के, और द्रव प्रावस्था के जो घटक होते हैं वो वाष्पशील घटक होते हैं, यानी कि वोलेटाइल नेचर के होते हैं। यानी कि इस विलयन में वाष्प दाब में जो योगदान होगा, वेपर प्रेशर में जो हेल्प करने वाला कंपोनेंट है वो कौन कौन है? वो सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे इस पार्ट से हम राउल्ट्स लॉ को और भी अच्छी तरह सीख पाएंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा द्विअंगी विलयन है जिसमें दोनों ही कंपोनेंट A प्लस B, और आपको पहले बताया जा चुका है जो A है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? विलायक को, और जो B है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? विलय को। यानी कि A किसके लिए है? सॉल्वेंट के लिए, B किसके लिए है? सॉल्यूट के लिए। और दोनों ही घटक कौन से प्रावस्था में है? द्रव प्रावस्था में। यानी कि द्रव प्रावस्था में तो कौन से घटक हो गए? ये वाष्पशील यानी कि वोलेटाइल नेचर के कंपोनेंट है ये। तो वाष्प दाब में योगदान कंपोनेंट A का भी होगा और वाष्प दाब में योगदान कंपोनेंट B का भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ही घटक, ये दोनों ही कंपोनेंट राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, यानी कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे। तो राउल्ट के नियम से बाय राउल्ट्स लॉ फॉर कंपोनेंट A, यानी कि घटक A के लिए, तो घटक A के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे कि मान लीजिए कि इस विलयन में घटक A का जो वाष्प दाब है वो है PA, घटक B का वाष्प दाब कितना है? PB। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है? विलयन में किसी वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उस घटक के मोल अंश के, यानी कि मोल फ्रैक्शन के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
तो मान लीजिए कि विलयन में घटक A का वाष्प दाब Pa है और इसके मोल अंश XA है, तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ Pa डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XA। इसी प्रकार से घटक B के लिए क्या रिलेशन आ जाएगा? PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XB। क्लियर? अब इस इक्वेशन को हम आगे सोल्व करते हैं तो PA इज इक्वल PA0 XA, PB इज इक्वल PB0 XB। तो देखिए यहाँ पे PA क्या है और PA नोड क्या है, या इसको आप नोड बोल दीजिए चाहे जीरो बोल दीजिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास दो पात्र हैं, एक पात्र में लिया हमने घटक A और एक पात्र में लिया हमने घटक B। अब यहां पे इस पात्र में घटक A अपनी प्योर फेज में है, शुद्ध प्रावस्था में है, तो शुद्ध प्रावस्था में घटक A का जो वाष्प दाब होगा वो होगा PA नोड। क्लियर? और इसी तरह से जब कंटेनर में केवल और केवल घटक B होगा तो उस समय उसका वाष्प दाब होगा PB नोड। क्लियर? तो इसका मतलब इस इक्वेशन में PA नोड का मतलब क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन प्योर फेज, यानी कि शुद्ध प्रावस्था में घटक A का वाष्प दाब। इसी प्रकार से PB नोड क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इन प्योर फेज, यानी कि शुद्ध घटक B का वाष्प दाब। PA और PB क्या है? PA का मतलब है विलयन में घटक A का वाष्प दाब, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन सॉल्यूशन। इसी प्रकार से PB का मतलब क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इन सॉल्यूशन, यानी कि विलयन में घटक B का वाष्प दाब। ठीक है बच्चों, अब इस डेरिवेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आगे क्या है देखिए, अब यहां पे हमें डाल्टन के नियम की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो डाल्टन का नियम क्या कहता है? अगर हमारे पास कोई एक बंद निकाय है, उसमें अलग अलग गैसों का मिश्रण है, तो उस निकाय का जो कुल दाब होगा वो उन गैसीय मिश्रण के जो अलग अलग घटक हैं उन घटकों के द्वारा, प्रत्येक के द्वारा जो आंशिक दाब लगाया जा रहा है उस आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। यानी कि हमारे पास एक बंद कंटेनर है, क्लोज चेंबर है, और उसमें हमने अलग अलग गैसों का मिक्सचर ले लिया, तो टोटल प्रेशर होगा वो जितनी भी गैसें जो अपना अपना खुद का पार्शियल प्रेशर अप्लाई कर रही हैं, तो टोटल प्रेशर उनका क्या होगा? सम होगा। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, यानी कि डाल्टन के नियम के अनुसार अगर कुल प्रेशर कितना है? P है, तो P इज इक्वल क्या आ जाएगा? PA प्लस PB। क्लियर? तो P इज इक्वल PA प्लस PB। तो इस इक्वेशन में देखिए यहां पे है PA की वैल्यू और यहां पे है PB की वैल्यू। तो इस इक्वेशन में PA और PB की वैल्यू रख दीजिए। तो P इज इक्वल क्या आ जाएगा? PA नोड XA प्लस PB नोड XB। क्लियर बच्चों? तो अब देखिए आगे, हमने मोल फ्रैक्शन जब पढ़ा था तो मोल फ्रैक्शन में आपको बताया गया था कि सॉल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट क्यों ना हो, अगर जितने भी कंपोनेंट हैं अगर उनके मोल फ्रैक्शन का अगर हम सम करेंगे तो सम कितना आएगा? 1। तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट A है और एक कंपोनेंट B है, उनके मोल फ्रैक्शन कितने हैं? X है और XB है। तो इसका मतलब XA प्लस XB इज इक्वल 1। तो देखिए डेरिवेशन की शुरुआत से क्या थी? तो यहाँ पे कंपोनेंट A के लिए, घटक A के लिए हमने क्या बनाया था? रिलेशन क्या बनाया था? PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XA। और इसी प्रकार से घटक B के लिए हमने क्या बनाया था? PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XB। कौन से नियम अप्लाई हुए यहाँ पे? राउल्ट का नियम, यानी कि राउल्ट्स लॉ। तो PA इज इक्वल PA नोड XA, PB इज इक्वल PB नोड XB। क्लियर? डाल्टन के नियम के अनुसार P बराबर PA प्लस PB,
पी ए और पी बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे इस इक्वेशन से मिल जाएगी। तो P इज इक्वल पी ए की वैल्यू किसके बराबर है, पी ए नॉट एक्स ए के बराबर है, पी बी की वैल्यू पी बी नॉट एक्स बी के बराबर। और आपको बताया था कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल क्या होगा 1। तो एक्स ए इज इक्वल क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। तो यहाँ पे हमें मिल गई एक्स ए की वैल्यू और एक्स ए की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो P इज इक्वल पी ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। क्लियर बच्चों, आगे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। P इज इक्वल पी ए नॉट को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पी ए नॉट, फिर पी ए नॉट को एक्स बी से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा पी ए नॉट एक्स बी प्लस क्या आ जाएगा आगे पी बी नॉट एक्स बी। अब इस इक्वेशन में हम थोड़ा सा इसमें इंटरचेंज कर देंगे, पी ए नॉट प्लस इसको हम यहां पे लेके आ जाएंगे, इसको हम यहां पे लेके आ जाएंगे, चेंज कोई नहीं होगा। जो प्लस की वैल्यू है वो प्लस में रहेगी, जो माइनस की वैल्यू है वो माइनस में रहेगी। प्लस पी बी नॉट एक्स बी माइनस पी ए नॉट एक्स बी। क्लियर? तो आप देखिए P इज इक्वल पी ए नॉट। अब कॉमन लीजिए कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या है बच्चों एक्स बी। तो एक्स बी इज इक्वल क्या आ जाएगा पी बी एक्स बी मल्टीप्लाइड बाई पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। तो ये आ गई हमारी फाइनल इक्वेशन। ओके बच्चों, ठीक है। और ध्यान रहे अगले वीडियो में हम राउल्ट्स लॉ को लेकर हम दो टाइप के सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं वो अगले वीडियो में हम समझेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आज जो भी ये रिलेशन जो चल रहे हैं वो किस पर अप्लाई होने वाले हैं, आइडियल सॉल्यूशन पर, यानी कि आदर्श विलयन पर। संक्षिप्त में ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, वो आदर्श विलयन यानी कि आइडियल सॉल्यूशन है। और जो फॉलो नहीं करते हैं, जो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते हैं, वो अनादर्श विलयन यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। तो अब देखिए बच्चों, तो हमारे बोर्ड क्लास की बुक में एक ऐसी डेरिवेशन है, बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है, बिल्कुल आपको याद रहनी चाहिए डेरिवेशन। अब इससे रिलेटेड जो ग्राफ है उस ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है वो भी देखते हैं। तो देखिए तो इधर हम लेंगे वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब। यहां पे हमारे पास इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। सॉरी बच्चों, तो यहां पे अगर कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन अगर हम मान ले 1 तो एक्स बी इसके रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, अगर एक्स ए 0 है तो एक्स बी इज इक्वल क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे वेपर प्रेशर है तो यहाँ पे क्या है, मेन कंपोनेंट कौन है ए, तो यहाँ पे प्योर फेस में है तो इसका हमने यहाँ पे मान लिया पी ए नोड। पी ए नोड क्या बनाएगा आपको, पी ए नोड क्या होगा बच्चों, शुद्ध घटक ए का वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर फेस। इसी तरह से यहां पे ले लिया हमने पी बी नोड। क्लियर? ये पॉइंट ऊपर नीचे क्यों है इसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। तो अभी देखिए, तो अब यहां पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए यहां के लिए और एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए पी बी नोड को। इस तरह से पूरी लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। ओके बच्चों, तो ये जो लाइन है, ये वाली आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, ये कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, पी ए इज इक्वल पी ए नॉट एक्स ए को। और ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पी बी इज इक्वल पी बी नॉट एक्स बी।
पी ए नोड और जो पी बी नोड है, अगर इन दो पॉइंट को अगर हम स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं तो ये जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? P इज इक्वल पी ए प्लस पी बी को। ओके बच्चों, तो ये हमारा बोर्ड क्लास में की बुक में एक रिलेटेड ग्राफ है। तो ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं आगे। यहाँ पे पी ए नोड का पॉइंट नीचे है और पी बी नोड का पॉइंट ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंपोनेंट ए का वोलेटाइल नेचर कम है और कंपोनेंट बी का वोलेटाइल नेचर क्या है? ज्यादा है। क्लियर बच्चों? अगर ये दोनों इक्वल होते तो इसका मतलब क्या है कि कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का दोनों का वोलेटाइल नेचर क्या है? इक्वल है। अगर ये पॉइंट नीचे होता तो इसका मतलब क्या होता कि कंपोनेंट बी का वोलेटाइल नेचर कम है और कंपोनेंट ए का क्या है? ज्यादा है। क्लियर? तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आशा है कि आपको आज के टॉपिक समझ में आए होंगे। वीडियो को बीच बीच में पॉज कीजिए, जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको रिवाइज कीजिए, बार बार देखते रहिए। आगे तभी बढ़ना जब पीछे वाले पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो जाएं। ओके बच्चों, जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया गया था कि 11th क्लास की बुक में मैं धूल नहीं जमने दूंगा, 12th क्लास से जोड़े रखूंगा और 11th क्लास से भी। तो आज का क्वेश्चन है मुझे आपको एक क्वेश्चन देना है। क्वेश्चन नोट कीजिए। PCl5 PCl3 की तुलना में अधिक सहसंयोजी होता है, क्यों? यानी कि PCl5 मोर कोवलेंट देन PCl3, वाई? ठीक है, इसका आंसर भी आपको लेसन नंबर 4 में मिलेगा। अब देखिए लेसन नंबर 4 यानी कि 11th क्लास के लेसन नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में हिंट यहां पे है कि देखो कोवलेंट नेचर की स्टडी हमने कहां पे की थी, यानी कि सहसंयोजी लक्षण की स्टडी हमने कहां पे की थी, वहीं पे इसका आंसर है। आज के लिए बच्चों इतना ही। आशा है कि घर पे आप बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हो। आपके अरविंद सर और हमारी इंडियन स्कूल की टीम लगातार आपके लिए प्रयासरत है। लास्ट में वही, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद बच्चों।